ये प्रॉब्लम हम डिस्कस करेंगे। इसके थ्रू हम गॉस एलिमिनेशन मेथड भी डिस्कस करेंगे। एंड आपका ये जो सिस्टम है, एक्चुअली ये क्या है, सिस्टम ऑफ लीनियर। ये जो सिस्टम है इसको हम क्या बोलते हैं, इस तरीके से आपको इक्वेशन मिलते हैं, इसी को हम क्या बोलते हैं, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन बोलते हैं। तो मैं आपको गॉस एलिमिनेशन भी इसी से आपको बताऊंगी, कंसिस्टेंसी इनकंसिस्टेंसी भी इसी एग्जांपल से समझाऊंगी, कब यूनिक सॉल्यूशन मिलता है, कब इनफाइनाइट और कब नो सॉल्यूशन मिलता है, ये भी डिस्कस करेंगे। पर इसके पहले जो मैंने आपको रैंक सॉल्व करना बताया है, अगर आपको वो समझ में आया तो सेम हमको यहाँ पे भी वही फॉलो करना है। ओके, तो अगर ये गिवन है और अभी हम पहले डिस्कस कर रहे हैं, मान लो गॉस एलिमिनेशन मेथड। ओके, तो गॉस एलिमिनेशन मेथड में आपको क्या करना है, इसमें देखो आपको मल्टीप्लायर्स दिखेंगे। देखो x1 का मल्टीप्लायर क्या है, 5 है। x2 में कुछ भी नहीं दिया है, मतलब 1 है। x3 का क्या हो जाएगा, 1 है। x4 का क्या हो जाएगा, 1। ओके, यहाँ पे आप ऐसे डॉट 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 लाइन बनाओ, जो भी राइट हैंड साइड में लिखा है इसको आप ऐसे लिख लो। इसी तरीके से बाकी भी जो रोज़ हैं उनको आप लिख लो। सेकंड वाले इक्वेशन से आपको क्या मिलेगा, 1 7 1 12। थर्ड से 1 1 6 1 -5 1 1 1 4 -6। ओके, सो जैसे मैंने बोला था कि अभी देखो यहाँ पे क्या है, 5 है, पर हमको क्या चाहिए, फर्स्ट रो में फर्स्ट पोजीशन पे 1 चाहिए, नहीं है। तो ये क्या होगा, आपका R1 है, दिस इज़ योर R2, दिस इज़ योर R3 एंड दिस इज़ योर R4। सो वी कैन इंटरचेंज, है ना। सो R1 को हम नीचे और R4 को यहाँ पे भेज देंगे। सो हम ऐसा लिख लेते हैं, सो दैट इट विल बी 1 1 1 4 डॉट 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 हियर -6 और यहाँ पे आ गया 5 1 1 1 4 एंड बाकी जो रोज़ हैं एज इट इज़ रहेंगी। ओके, ना मैंने रैंक निकालते टाइम आपको बताया था कि हमको क्या करना है, फर्स्ट वाली रो को फिक्स कर देना है। तो फर्स्ट वाली रो हमने क्या करी, फिक्स कर लिया। ओके, नाउ R2 में हम क्या चेंज करें कि ये 0 हो जाए। सो सिंपली मैंने सिंपल एग्जांपल लिया, R2 - R1 एंड अपवर्ड डायरेक्शन में सबट्रैक्ट करेंगे। सो अपवर्ड डायरेक्शन में सबट्रैक्ट करेंगे तो 1 - 1 0, 7 - 1 6, 1 - 1 0, 1 - 4 -3 एंड 12। ये देखो ये 12 है, माइनस माइनस, तो ये क्या हो जाएगा, 12 + 6, तो this will be 18. Okay, now similarly R3 is equal to what, R3 minus R1, so that will be 0 0 5 -3 1. Now similarly R4 is equal to what, R4 minus 5 times of R1। तो आप इसको गलत ना हो इसके लिए आप यहाँ पे ऐसे पेंसिल से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 5 5 5 5 4 ज़ा, ओके, एंड दिस इज 30। ओके, सो नाउ सब्ट्रैक्ट दिस वन बाय दिस वन एंड ये होने के बाद आप इसको ऐसे इरेज कर देना। ओके, सो ये हो जाएगा 5 - 5 0, दिस इज -4 -4 -19 देन 34। अब ये हो गया, फर्स्ट मैट्रिक्स बन गया, यहाँ पे फर्स्ट सोल्यूशन आ गया। नाउ सेकेंड टाइम हम क्या करेंगे, नाउ सेकेंड टाइम हम सेकेंड वाली रो को फिक्स करेंगे। ओके, सो ये हो जाएगा 6 0 -3 एंड 18। आप इसके साथ भी जा सकते हो या फिर ये पूरी लाइन जैसे दिख रही है कि ये 6 है, ये 3 है और ये 18 है, तो ये 3 के टेबल से अगर आप इसको पूरे को 3 के टेबल से अगर आप इसको डिवाइड कर दो 3 के टेबल से, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे आप डायरेक्टली लिख सकते हो 2 लिख सकते हो, यहाँ पे 1 लिख सकते हो और यहाँ पे 6 लिख सकते हो। ओके, तो आप ऐसा भी कर सकते हो। ओके, इजी बनाने के लिए आप ऐसा कर सकते हो, अगर पूरी एक रो किसी वैल्यू से डिवाइड हो रही है तो आप डिवाइड कर सकते हो। तो इससे आपको थोड़ा सिंपल हो जाता है मैट्रिक्स को सॉल्व करना, सिंप्लीफाई करना। ओके, सो नाउ हियर मैंने बोला था सेकेंड टाइम आप क्या करो, सेकेंड रो विल बी एज इट इज़।
तो ये वाली लाइन अब हम क्या करेंगे, एज इट इज़ रखेंगे। ये वाली अभी फिक्स हो गई सेकेंड टाइम सिंप्लीफाई करके। सो नाउ ये वाला आपको ज़ीरो नहीं करना है क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे ज़ीरो ऑलरेडी है। ओके, सो नाउ अभी देखो आपको R4 है, ये पोजीशन को ज़ीरो बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ऑलरेडी इसमें नेगेटिव है तो इसके साथ पॉजिटिव करना पड़ेगा। तो 2R2, तो ये क्या हो जाएगा 4, ये हो गया 0, ये हो जाएगा -2 एंड 6 2 ज़ 12। नाउ ये और ये तो एडिशन करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 0, ये हो जाएगा -4, ये का हो जाएगा -19 और हमको क्या करना है एडिशन। तो -2 ये कितना हो जाएगा -21, तो ये हो जाएगा -21 और ये हो जाएगा 46। ओके, नाउ देन अब हम थर्ड ये वाला जब हम करेंगे अटैम्प्ट थर्ड टाइम तो हमको क्या करना पड़ेगा, अभी थर्ड वाली लाइन थर्ड वाली रो को फिक्स करना पड़ेगा, मतलब 0 0 5 -3 1, तो ये अब ये फिक्स हो जाएगी। ओके, बट यहाँ पे बिल्कुल भी अलग है, ये 5 है तो मैं यहाँ पे थोड़ा रफ वर्क करती हूँ, आपको समझ में आएगा। अभी देखो यहाँ पे मुझे क्या चाहिए, यहाँ पे मुझे 4 चाहिए, तभी क्या होगा इन दोनों का एडिशन होगा तो वो 0 आएगा। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इसमें 5 में मुझे 4 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा एंड 5 को डिवाइड करना पड़ेगा, तो ये क्या बन जाएगा 4 बन जाएगा। ओके, सो नाउ यहाँ पे हम क्या लिखेंगे 4, लेकिन मैंने क्या मल्टीप्लाई किया डिवाइड किया 4 बाय, तो वो इसके साथ भी मुझे करना पड़ेगा है ना, -3 इंटू 4/5, तो यह भी कितना हो जाएगा -12/5। इसी तरीके से ये कितना हो जाएगा डायरेक्टली 4/5 हो जाएगा। तो आपको कैलकुलेटर अलाउड होगा तो आप इन दोनों का डायरेक्टली, तो आप यहाँ पे ऑपरेशन क्या लिख सकते हो, नाउ R4 इज इक्वल टू R4 प्लस 4/5 R3। ओके, सो दिस विल बी 0, सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा यहाँ पे 0 और ये ना, और ये हो जाएगा आपका -117 और ये हो जाएगा 2 3 4। सो नाउ हमने देखा था स्टार्टिंग में ही कि ये जो हमने लिखा है ये क्या होते हैं, इनके मल्टीप्लायर 0 होते हैं ना, जो पोजीशन पे है x4 का मल्टीप्लायर है, ये x3 का मल्टीप्लायर है। तो अल्टीमेट जो हमारे पास में ये बचा है इसका मतलब ये किसका मल्टीप्लायर है, हम लिख सकते हैं बाई R4 -117 x4 इज इक्वल टू 2 3 4। so by x4 we will have -117, that will be -2। okay, now similarly by R3 we can write, ये क्या है आपका x3 का मल्टीप्लायर है एंड दैट इज x4, 3x4 इक्वल्स टू 1, बट ये कितना है आपका -2, तो ये क्या हो जाएगा 6। ओके, सो 5x3 इज इक्वल टू 1 - 6 दैट इज -5, ये कैंसिल हो जाएगा, सो दैट विल बी -1। सिमिलरली आप x2 और x1 भी किसका यूज़ करके, R2 और R1 का यूज़ करके आप निकाल सकते हैं। सो दैट विल बी 2 and 1। ओके, तो ये है गॉस एलिमिनेशन मेथड जिसके थ्रू हमने x1 x2 x3 की वैल्यू फाइंड आउट करी। ओके, बट अब इसी में आपको देखना है कि कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट कैसे है, हमको समझ में आता है। तो आप देखो ये जो प्रोसेस हमने किया, तो ये प्रोसेस हमने किया तो आप इतने का देखो, ये देखो ये इतने का देखो, जो मैंने डॉट डॉट लाइन लगाई इतने में, इसमें भी वैल्यू है, इसमें भी वैल्यू है, इसमें भी वैल्यू है, इसमें भी वैल्यू है। तो इसका देखो रैंक कितना है, रैंक ऑफ ए कितना है 4। एंड जब हम ये पूरा वाला कंसिडर करते हैं, जो डॉट डॉट लगाया था ना हमने, ये जो डॉट डॉट लगाया था, तो हम लोग इसको जनरली इतने को ए से और इतना, ये जो इतना पोर्शन है उसको बी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो हमने जब बोला तो इतने का कितना हो गया रैंक ऑफ ए, और जब ओवरऑल जब बोलते हैं तो उसको क्या बोलते हैं रैंक ऑफ ए बी। तो इसमें भी आप देखोगे अल्टीमेटली तो इसमें भी वैल्यूज है, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, मतलब रैंक ऑफ ए इज इक्वल्स टू आपका क्या आ गया रैंक ऑफ ए बी। तो इस केस में हम क्या बोलते हैं, सिस्टम को कंसिस्टेंट बोलते हैं। एंड 4 आप देखोगे तो आपके पास क्या वैल्यू है x1 x2 x3 x4, ये टोटल काउंट कितना है आपके पास 4। सो 4 है, रैंक भी 4 है,
एंड रैंक ऑफ ए इज इक्वल्स टू रैंक ऑफ ए बी है, सो दिस इज कंसिस्टेंट। ओके, एंड इस केस को हम क्या बोलते हैं, ऐसे केस को हम यूनिक केस बोलते हैं। मतलब आपको जो x1 x2 x3 x4 की जो वैल्यू मिलेगी वो यूनिक वैल्यू मिलती है। बट सपोज मान लो कि आपको यही वाला मैट्रिक्स ऐसा मिलता, जैसे कि ऐसा मिल जाता आपको, मैं एग्जांपल के लिए लिख के आपको दे रही हूँ। अगर आप सॉल्व करते इसी को और मान लो ये कुछ इस तरीके से सॉल्व होता, ये पूरी लाइन क्या हो गई, जीरो हो गई। तो हम इसको भी देखेंगे तो ये वाला है ना, इसको हम क्या बोलेंगे, रैंक ऑफ ए कितना आ गया 3, इसमें वैल्यू इसमें वैल्यू इसमें भी वैल्यू, बट ये पूरी लाइन क्या हो गई, जीरो हो गई। तो ओके ठीक है, रैंक ऑफ ए ये भी आ गया। अब इसी तरीके से ये ओवरऑल जब देखेंगे तो इसमें भी वैल्यू इसमें भी वैल्यू इसमें भी वैल्यू, बट इसमें नहीं है वैल्यू, इसमें जीरो है। सो दैट रैंक ऑफ ए इज इक्वल्स टू रैंक ऑफ ए भी तो आया, बट ये कितना आया, 3 आया। बट हमारे पास नंबर ऑफ अननोन्स कितने हैं, 4 है, उससे क्या आ गया, लेस देन आया। तो इस केस में हम क्या बोलते हैं, कंसिस्टेंट तो है, कंसिस्टेंट है, बट इस केस में हमको कैसा मिलेगा, इनफाइनाइट सोल्यूशन मिलेगा। इनफाइनाइट सोल्यूशन मतलब अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो आपको क्या बोलना पड़ेगा, अगर एक पूरी लाइन जीरो हो गई है तो हमको x4 को क्या मानना पड़ेगा, t। ओके, x4 को t मानेंगे, एंड यहाँ से अभी हमको मिलेगा 5x3 माइनस 3x4 इज इक्वल्स टू 1, 5x3 माइनस 3t इक्वल्स टू 1, सो दैट x3 इज इक्वल्स टू 1 प्लस 3t बाई 5। ये इधर शिफ्ट हो जाएगा, नेगेटिव है तो पॉजिटिव। इसी तरीके से आपका x2 और x1 का वैल्यू आएगा, बट यहाँ पे ये t के ऊपर डिपेंडेंट आ जाता है। तो कंसिस्टेंट कब होता है, जब रैंक ऑफ ए इज इक्वल्स टू रैंक ऑफ ए बी होता है। अगर वो नंबर ऑफ अननोन्स के बराबर जब उसका रैंक आता है तो हम उसको बोलते हैं यूनिक। अगर उससे कम आ गया तो हम उसको बोलते हैं इनफाइनाइट सॉल्यूशन मिलेगा। लेकिन अगर मान लो अगर यही प्रॉब्लम हम सॉल्व करते हैं और हमारा जो लास्ट मैट्रिक्स है जो हम जो सॉल्व कर रहे हैं वो कुछ ऐसा मिल जाता, सपोज दैट 0 0 5 माइनस 3 1, मान लो कुछ ऐसा मिल जाता यहाँ पे, कुछ ऐसा, ओके, या 238 ऐसा कुछ, तो आप एज्यूमशन करो। तो आप इसको देखो, ये वाले को देखो, तो इसका देखो यहाँ पे ये, बट ये वाला लाइन क्या हो गया, जीरो। तो रैंक ऑफ ए कितना आ गया, 3। बट जब हम ये इस ओवरऑल जब देखेंगे ओवरऑल, तो इसमें भी लाइन है, इसमें भी लाइन है, इसमें भी लाइन है, इसमें भी इस लाइन में भी वैल्यू है, सभी लाइन्स में वैल्यू है, नॉन जीरो वैल्यूज़ है। तो रैंक ऑफ ए भी कितना आ गया, ओवरऑल कितना आ गया, 4। तो ये क्या हो गया, रैंक ऑफ ए इज़ नॉट इक्वल्स टू रैंक ऑफ ए बी। जब ऐसी सिचुएशन होती है तो हम उसी को क्या बोलते हैं, इनकंसिस्टेंट बोलते हैं। एंड इनकंसिस्टेंट के केस में हमको XYZ की वैल्यू नहीं मिलती, नो सोल्यूशन, तब हम x1 x2 x3 हम नहीं कैलकुलेट करेंगे। ओके, सो दिस इज़ कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंस। इस केस में मैंने आपको बताया कैसे आपको यूनिक मिलेगा, इनफाइनाइट मिलेगा, नो सोल्यूशन मिलेगा। तो इस टाइप का आपको कुछ क्वेश्चन मिल सकता है एग्जाम में, तो आपको ऐसे ही सॉल्व करना है। 3/3 का भी हो सकता है एंड 4/4 का भी ऐसा आपको मिल सकता है। ओके।